एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक। ये सभी लैंग्वेज के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आपका हिंदी हो, सीडीपी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो। इस टॉपिक से क्वेश्चन एक या उससे भी अधिक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले मनोवैज्ञानिक देखते हैं। ओके, जो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है हमारे स्टीफन क्रेसन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि स्टीफन क्रेसन जो थे वो कैसे मनोवैज्ञानिक थे। तो एक भाषाविद मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। अब जो फ़ोटो देख रहे हैं ये स्टीफन क्रेसन महोदय की है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था, जिसे सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, CLA का। तो इसका फुल फॉर्म जो है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है। ओके, इसमें इन्होंने 5 प्रकार की परिकल्पनाएं दी थी। कितनी दी थी? 5 प्रकार की। अब देखिए 5 प्रकार की कौन कौन सी परिकल्पनाएं दी हैं। इन्होंने बताया है कि इन परिस्थितियों में रहकर बच्चा दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है। तो पहली परिकल्पना कौन सी है? अर्जन। ये गलत टाइपिंग है। अर्जन अधिगम परिकल्पना, यानी एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। ओके। दूसरी है निगरानी परिकल्पना, निवेश परिकल्पना, प्रभावी फिल्टर परिकल्पना, प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। ये 5 प्रकार की इन्होंने परिकल्पना दी है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए अर्जन अधिगम परिकल्पना। ओके, स्टीफन क्रेसन के अनुसार दूसरी भाषा सीखने वालों के लिए दूसरी भाषा के ज्ञान को विकसित करने के 2 तरीके हैं। एक तो है अर्जन तथा अधिगम, यानी सीखना। अर्जन माने ग्रहण करना जिसे बोलते हैं। ओके, जैसे जो अपनी मातृभाषा होती है वो बच्चे को सिखानी नहीं पड़ती, वो घर में सबको बोलते देखता है और सीख जाता है। ओके, और जो दूसरी भाषा उसको सिखानी होती है वो ट्यूटर के माध्यम से या किसी भी यंत्र के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है दूसरी भाषा। दूसरी भाषा को इस प्रकार से सिखाया जाए कि बच्चा बिना लर्निंग के भाषा को अर्जित कर ले। इन्होंने माहौल तथा कम्युनिकेशन पर बल दिया है। किसने? स्टीफन क्रेसन महोदय ने। ओके, अब दूसरी देखिए निगरानी परिकल्पना। अर्जन के बाद जब हम भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से परिवर्तन होता है। तीसरी परिकल्पना देखिए निवेश परिकल्पना। बच्चों को कुछ इनपुट देंगे जो शब्दों के माध्यम से हो सकता है या वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है। जैसे किसी वस्तु को दिखाकर या बच्चे को बताकर कि ये चीज़ है, इसको ऐसे बोलते हैं दूसरी भाषा में, ऐसे भी बच्चे को सिखाया जाता है या बच्चों के लिए बोधगम्य होना चाहिए। ओके, बोधगम्य निवेश बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा के एक स्तर ऊपर हो। ये इनकी तीसरी परिकल्पना हो गई। कौन सी? निवेश परिकल्पना। इसीलिए इनकी क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो स्टीफन क्रेसन महोदय हैं इन्होंने कितनी प्रकार की परिकल्पनाएं बताई हैं। तो 5, 6, 7, 8 ऐसे ऑप्शन दे देंगे। यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, मैम की क्लास देखी हो, तो आप लोगों को पता होगी कि स्टीफन क्रेसन ने 5 प्रकार की परिकल्पनाएं दी हैं। ओके, अब चौथी देखिए इनकी परिकल्पना, प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। यह एक काल्पनिक बाधा है जो विद्यार्थी को सिखाने से रोकता है। तनाव प्लस मोटिवेशन प्लस आत्मविश्वास बराबर अर्जन। ओके, अब नंबर 5 देखिए प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। बच्चे अपनी पहली भाषा एक क्रम में सीखते हैं, इसीलिए उनके ऊपर नियमों को थोपेंगे नहीं बल्कि नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीके से सीखने देंगे। अब इनका क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है।
किस मनोवैज्ञानिक ने द्वितीय भाषा तथा अधिगम यानी CLA का सिद्धांत दिया था? चॉम्स्की ने, स्टीफन क्रेशन ने, वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा। जैसा कि मैं अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ, CL का फुल फॉर्म भी है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ओके, और इसको दिया कैसे द्वितीय भाषा अधिगम को? स्टीफन क्रेशन महोदय ने दिया, यानी सेकेंड बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस किस भाग परिकल्पना में यह बताया गया था कि बोधगम्य निवेश बच्चों के ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो? यानी 5 परिकल्पनाएं, इनमें से कौन सी परिकल्पना है? निगरानी परिकल्पना, निवेश परिकल्पना, अर्जन अधिगम परिकल्पना, प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। तो आप लोग आंसर करके बताइए कमेंट में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी, यानी निवेश परिकल्पना में बताया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं नॉम चॉम्स्की, इनका जो सिद्धांत है भाषा विकास का सिद्धांत यानी इनबॉर्न थ्योरी। ये जो आप फोटो देख रहे हैं नॉम चॉम्स्की महोदय की है, ये अमेरिका के निवासी थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ओके, कैसी? ये ऐसा नॉम चॉम्स्की महोदय जी मानते हैं कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है कि वो भाषा सीख सकता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में एक तरह की डिवाइस होती है। ये कहते हैं कि बच्चे मस्तिष्क यानी माइंड में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। अब वो डिवाइस कौन सी है उसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताना होगा। डिवाइस का नाम है LAD, लैड। ओके, यल का लैंग्वेज यानी भाषा, एक्विजिशन अधिग्रहण, डी माने डिवाइस यंत्र से भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये इन्होंने डिवाइस बताई है। ठीक है, इसीलिए इस डिवाइस का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना कि कौन सी डिवाइस? LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत यानी दिया है, यानी ग्रामर जन्मजात होता है, ऐसा नॉम चॉम्स्की महोदय का मानना है। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। एक कौन सी? सतही संरचना यानी सरफेस लेवल, गहरी संरचना डीप लेवल। ये 2 प्रकार के इन्होंने लेवल बताए हैं। यानी डीप माने बिल्कुल उसका अंदर से रिसर्च करना, और सतही माने ऊपर पर, जैसे पेपर आप लोग पढ़ते हो ना, ऊपर ऊपर हेडिंग देख लेते हो। एक डीप माने हेडिंग पढ़ो फिर उसके अंतर्गत पढ़ो, उसी को डीप लेवल कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। नहीं, अभी हटा दीजिए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, भी नहीं आया कहीं पे, आपने पढ़ा ऊपर? नहीं आया। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, भी नहीं। तो बच्चों में सीखने की क्षमता जन्मजात है, यानी नंबर 1 राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा और विचार के संबंध में चर्चा में अग्रणी हैं पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोस्की, स्किनर। तो अग्रणी कौन है? नॉम चॉम्स्की महोदय। ओके, यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले मनोवैज्ञानिक देखिए, ये सभी लैंग्वेज में पूछा जाता है, इसीलिए जो आज का टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगले मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की का सिद्धांत। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनका कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन आता है वाइगोस्की महोदय का सिद्धांत कौन सा है? तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, जिसे सोशियल कल्चरल थ्योरी भी बोलते हैं। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये वाइगोस्की महोदय की है। अब देखिए, वाइगोस्की महोदय हैं वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज यानी सोसाइटी और संस्कृति यानी कल्चर से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन
करके सीखना। जो बच्चा है वो अपने समाज, सांस्कृतिक और आस पड़ोस से सीखता है, इंटरेक्ट करके, मतलब एक दूसरे से संपर्क करके सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जब बच्चा समाज में आ जाता है तब उसका विकास होता है, ऐसा वाइगोस्की महोदय का मानना है। देखिए, जैसे वाइगोस्की के 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। एक है जेडपीडी, दूसरा है स्कैफोल्डिंग, यानी पार ढांचा जिसे बोलते हैं। तो जेडपीडी का जो फुल फॉर्म है बहुत बार पूछा गया, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट, सब में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिले हैं। अब देखिए जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। इसलिए हिंदी इंग्लिश आप में दोनों में आप लोगों को लर्न करना है, क्योंकि अगर एक में भूल जाओ तो एक में आप लोगों को याद रहेगा। वास्तविक विकास यानी रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखिए, अगर इसके फुल हैं पार ढांचा जिसे बोलते हैं। कभी कभी आप लोगों को पार मिलेगा, कभी कभी ढांचा, इसीलिए इंग्लिश में ज़रूर लर्न करना, क्योंकि इंग्लिश में चेंज नहीं होता है। हिंदी में दोनों में से एक भी आप लोगों को लिखा मिल सकता है। बेस्को द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग या पार ढांचा कहते हैं। जैसे देखिए, बच्चा जो है साइकिल सीख रहा है, तो बड़े उसके जो गार्जियन हैं उसे पकड़ के साइकिल सिखा रहे हैं, धीरे धीरे सिखा रहे हैं, फिर एक दिन वो खुद चलाने लगेगी। इसी को टेम्परेरी हेल्प बोलते हैं। जैसे मैं हूँ, आप लोगों को टेम्परेरी हेल्प दे रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ, फिर लर्न आपको ही करना है। कोई नियम है मैथ का या किसी चीज़ का, वो मैं बता रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को ही उसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगला देखिए, यम के मोर नॉलेज अदर, टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, फ्रेंड यानी फ्रेंड भी हो सकता है। कोई भी आप लोगों को टेम्परेरी हेल्प दे सकता है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लियो वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चे में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है अनुकूलन, संगठन, असंतुलन, निजी वाक। तो आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्वनियमन के लिए तो निजी वाक यानी खुद से बातें करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लियो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्वपूर्ण पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों पर, गुणारोपण पर, अभिप्रेरणा पर, संतुलीकरण पर, यानी कल्चरल टूल्स पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फर्स्ट, यानी सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, ठीक है। अगले देखिए मनोवैज्ञानिक कौन से हैं। जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं, B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगले हैं B.F. स्किनर महोदय, इनका जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? B.F. स्किनर के द्वारा। इनका सिद्धांत भी कई बार पूछा जा चुका है कि B.F. स्किनर महोदय का सिद्धांत कौन सा है, इसीलिए सबके सिद्धांत जरूर याद रखना। वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। B.F. स्किनर की किताब देखिए, कुछ किताब है महत्वपूर्ण। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, यानी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग की महत्वपूर्ण बुक है। मैंने वही बुक दी है जो महत्वपूर्ण है, ओके। अगले मनोवैज्ञानिक है पावलोव। इनका जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। ये इनकी फ़ोटो देख लीजिए इसीलिए, ठीक है। पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत है ये बहुत फेमस सिद्धांत है। इवान पावलोव ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के हैं? रूसी मनोवैज्ञानिक। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
ये कई बार पूछा है किस मनोवैज्ञानिक को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था। किसने? इवान पावलोव ने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछे गए, इवान पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्न में से किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते, बंदर, चूहे, बिल्ली। तो इन्होंने कुत्ते पे किया था, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब ये स्किनर ने किसने किया था? उन्होंने चूहे पे अपना प्रयोग किया था। ठीक है, पावलोव का सिद्धांत कौन सा है आप लोग बताइए। जैसा कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन युक्त अनुबंधन क्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इन्होंने जो दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए आज की वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।